हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आपकी एआईबी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज फिर अपने अगले लेक्चर में मैं अगले 20 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अगले 20 क्वेश्चन से पूरी उम्मीद है कि पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये हमारे लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कौन सी वाला जो लीडिंग डिसीजन है वो लिया गया था? सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ एविडेंस, राइट ऑफ हियरिंग या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इनमें से जो मेनका गांधी के केस में लिया गया था वो लिया गया था राइट ऑफ हियरिंग, क्योंकि उनको सुना नहीं गया था वहाँ पर। एडवोकेट्स एक्ट 1961 कब आया था? हमें ये तो पता है 61 में आया था, बट डेट आपको पता होनी चाहिए। 19 अप्रैल, 19 जनवरी, 19 मई, 1 में। हमारा सही आंसर है 19 मई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर, उन ऑफेंसेस को क्या कहा जाता है? कॉग्निजिबल एंड बेलेबल, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल। द करेक्ट आंसर इज कॉग्निजिबल होते हैं ये और नॉन बेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज, अ कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? एट द रेट ऑफ 25%, 40%, 30%, 20%। करेक्ट आंसर इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स। डी नोवा ट्रायल्स के केस में क्या होता है? डी नोवा ट्रायल, डी नोवा ट्रायल का मतलब होता है न्यू ट्रायल, फ्रेश ट्रायल के केस में इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है? पहला, ओमिशन और इलीगलिटी इन द प्रोसीजर इवन इफ इट डज नॉट अफेक्ट द कोर ऑफ द केस कैन बिकम ग्राउंड फॉर कॉलिंग डी नोवा ट्रायल्स। De novo trial should be the last resort. The court originally trying the case can order de novo trial या none of the these। ऑब्वियसली बहुत ही क्लियर है, डी नोवा ट्रायल कब होता है? एक फ्रेश ट्रायल लेने के लिए कोर्ट कब बोलेगी आपको? तभी बोलेगी जब बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट ऑप्शन यही बचेगा आपके पास कि आप नई ट्रायल ले लीजिए। नेक्स्ट इज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के केसेस दिए गए हैं? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22A। हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा सेक्शन है मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिसको हम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 बोलते हैं, जिसमें रिपील कर लिया गया, have been repealed or amended by section 6 of dissolution of marriage act, section 4, section 6, section 5, section 7। करेक्ट आंसर इज सेक्शन 5 को रिपील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं, डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट में? 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 51st अमेंडमेंट या 40th अमेंडमेंट? तो राइट टू प्रॉपर्टी डाला गया था 44th अमेंडमेंट, 44वीं अमेंडमेंट में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कास्टिंग काउच। बॉलीवुड में आपने बहुत बार नाम सुना होगा कास्टिंग काउच का। कास्टिंग काउच जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सेक्सुअल असॉल्ट का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, दोनों का या दोनों में से किसी भी नहीं? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट में फ़र्क होता है। कई बार हमें क्या होता है, असॉल्ट और हैरेसमेंट में फ़र्क ही नहीं लगता। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना और हैरेसमेंट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, परेशान करना। तो ऑब्वियसली कास्टिंग काउच जो है वो परेशानी करने से ऊपर है, छेड़छाड़ करने से है। तो हमारा आंसर है सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रेलवे सर्वेंट वॉज किल्ड इन द बस एक्सीडेंट। एक रेलवे का कर्मचारी था जो बस में मारा गया एक्सीडेंट में और एम्प्लॉयमेंट के दौरान मारा गया। अब उसके फैमिली मेम्बर कहाँ से क्लेम करेंगे कॉम्पनसेशन? मोटर व्हीकल एक्ट में सॉरी, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में, बोथ ए एंड बी मतलब मोटर व्हीकल एक्ट और एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन दोनों में, या दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोनों में से किसी भी एक में करेंगे वो, या तो मोटर व्हीकल एक्ट में करेंगे या एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेड्यूल 2 ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट। एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 2 में डील करता है वो किस चीज़ से? एज फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज या लिस्ट ऑफ इंजरीज? तो सही आंसर है लिस्ट ऑफ पीपल हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटीरियल, इनमें से कौन सा कंडक्ट जो होता है वो मटीरियल माना जाता है? चेंज ऑफ लाइफ, इवेजन ऑफ जस्टिस, फियर ट्रैम्बलिंग या ऑल ऑफ देम? सही आंसर है ऑल ऑफ देम। इसमें जो हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उसमें चेंज ऑफ लाइफ, इवेजन ऑफ जस्टिस, फियर ट्रैम्बलिंग सबको ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज अ प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1। ऑर्डर 4 रूल 1 के हिसाब से जो प्लेंट प्रेजेंट की जाती है कोर्ट में उसको कैसे प्रेजेंट करना होता है? सिंगल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी या नो फिक्स्ड रूल? डुप्लीकेट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22। ऑर्डर 21 रूल 22 के हिसाब से ओमिशन दिया जाता है नोटिस को किस लिए? रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वॉइड, रेंडर द एग्जीक्यूशन इरेगुलर, रेंडर द एग्जीक्यूशन वॉइडेबल, नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन। हमारा सही आंसर है रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, मतलब कहीं पर भी रहने का अधिकार आर्टिकल 19 में है, हमें पता है, मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वाले क्लॉज में दिया गया है ये? 1E, 1D, 1B, 1C? करेक्ट आंसर इज़ 1E में दिया गया है कि आप इंडिया में किसी भी जगह पर जाके रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अंडर द सुप्रीम कोर्ट हैड डेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो अलाउ किया जाएगा रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रखने के लिए? स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश? तो हमारा सही आंसर है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी ऑब्टेन्ड बाय सीपीसी विद इन व्हाट पीरियड? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए कितना पीरियड डाला गया है? 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने? हमारा सही आंसर है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर आप रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर? कौन से सेक्शन में दिया गया है कि एडवोकेट को अगर मिसकंडक्ट करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी? सेक्शन 30, 32, 35 या नन? सेक्शन 35 वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप भी मिसकंडक्ट करोगे तो आपको भी पनिशमेंट इसी सेक्शन के अंडर मिलेगी 35, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स? कौन से सेक्शन ऑफ IPC में प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को डाला गया है मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ इन केसेस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस? 303A, 304A, 302 या 305? तो सेक्शन 304A ऑफ IPC प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अंडर अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केस ऑफ एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। अगर कोई गलती करता है जानबूझ के तो 304A के तहत उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। A ऑफर से ब्राइब टू B, A ने B को रिश्वत दी, पब्लिक सर्वेंट था। एज ए रिवार्ड फॉर शोइंग A सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ B's ऑफिशियल फंक्शन, ताकि उसका कुछ ऑफिशियल फंक्शन पूरा हो सके। B ने एक्सेप्ट कर ली ब्राइब, ठीक है, तो क्या यहाँ पर कौन सा जुर्म हुआ? A हैज़ अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 160 IPC। A हैज़ अबेटेड द, मतलब सेक्शन बताना है आपको, 160, 161, 162, 163। हमारा सही सेक्शन है इधर 161। व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड? परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट की जाती है? परपेचुअल इज परमानेंट इंजंक्शन, जो आपको लाइफ टाइम के लिए ये बोल दिया जाता है कि आपको ये काम करना ही नहीं है या आपको यही काम करना है। तो ये कब ग्रांट की जाती है? वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर एसर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज, कंपेंसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। एक कंपनी विशेस टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज़ देयर लोगो। एक कंपनी चाह रही है मेरा लोगो कोई भी यूज़ ना करे, तो वो क्या करेगी? कॉपीराइट करवाएगी, पेटेंट करवाएगी, ट्रेडमार्क करवाएगी या इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस करवाएगी? तो उसका सही आंसर है ट्रेडमार्क करवाएगी। नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो डील करता है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कौन से सेक्शन में आता है? 20, 21, 22 या इनमें से कोई भी नहीं? सेक्शन 21। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज क्या है? हाफ ऑफ एनुअल वैल्यू, 1/3 ऑफ एनुअल वैल्यू, 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू या 17/10 ऑफ एनुअल वैल्यू? राइट आंसर इज 3/10 ऑफ द एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन
payable under employees compensation 1923 in case of total permanent disablement of railway servant. अगर किसी रेलवे सर्वेंट की टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है, वो काम ही नहीं कर सकता लाइफ टाइम किसी एक्सीडेंट की वजह से ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो कितना कॉम्पेंसेशन उसे मिलता है? 80,000, 90,000, 1,40,000 या 1,20,000। तो जो मिनिमम अमाउंट पेएबल है वो है उसका 1,20,000 फॉर परमानेंट डिसेबलमेंट, और ये उसके डेथ पे या उसकी परमानेंट डिसेबलमेंट पे दिया जाएगा। The bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding 6 months, 1 year, 2 year, 3 year। तो सही आंसर है 1 year। मतलब फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम ए सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन जब उसे मिलती है विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, ए पर्सन टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिज प्रेजेंस एंड देन देर इज ए रीजन टू बिलीव दैट ही इज डूइंग सो व्यू फॉर कमिटिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। मजिस्ट्रेट मे इन मैनर हेयर require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such person not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। जैसा उसको ठीक लगे वो वैसे कर सकते हैं। The term WIPO stands for, WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है लॉ में? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन पॉलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर लग रहा है वो मुझे लग रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC। सेक्शन 10 CPC का जो है उसके प्रोविजंस डायरेक्टरी हैं, मैंडेटरी हैं, नॉन मैंडेटरी हैं या डिस्क्रिशनरी है? तो हमारा आंसर है मैंडेटरी है। जो सेक्शन 10 है CPC का उसके जो प्रोविजंस हैं वो है मैंडेटरी। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनमें से 50%, 60% कुछ तो याद रहेंगे एग्जाम में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार सुनी हुई हो तो आपको एग्ज़ाम में हिट कर जाता है उसका आंसर। यही पर्पज़ है मेरा कि आपका AIB में हमें कोई मेरिट नहीं बनवानी है, हमें सिर्फ 45 क्वेश्चंस अपने ठीक करने हैं। तो 45 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो आप बेरेक्ट देख देख के कर लेंगे। बाकी क्या टारगेट है कि 20 से 25 क्वेश्चन हमें किसी भी तरीके से अपने सही करने हैं। तो उसके लिए अगर आप रेगुलरली ये वीडियो सुनते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आई एम डेड श्योर कि आपको वहाँ पर हिट करेंगे ही करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। और क्वेश्चन कोई नए कहीं से नहीं आते हैं, बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फॉर्मेट ऊपर नीचे होता है। क्वेश्चंस यही हैं, वही मैगजीम्स आएंगी, वही सेक्शंस आएंगे। देखिए ईयर के क्वेश्चन के लिए मैं गारंटी नहीं लेती हूँ कि आपको याद रहेंगे, क्योंकि ईयर हर चीज़ का अलग अलग है, आपको कैसे याद रहेगा। अब यहाँ तो ईयर दे देते हैं, डेट्स पूछ लेते हैं। अब डेट्स याद करनी आसान नहीं है, तो हमें वहाँ पर मेरिट का सोचना ही नहीं है। हमें किसी भी तरीके से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं सही। अपने तरीके से अगर हम 60 सही करके आएंगे तो 45 हम आराम से क्लियर कर जाएंगे, और वही हमारा टारगेट है। तो हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है कि हम किसी भी तरीके से 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन बेरेक्ट के होंगे और 30 से 35 क्वेश्चन हमें अपने आप आने चाहिए, जो कि हम आराम से कर सकते हैं अगर हमारी तैयारी होगी तो। All the best for your exam. Stay tuned with my channel so that you can take all the important questions for AIB exams। and मैं इस चैनल पे क्लैट के लिए और बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियोस डालती हूँ, और साथ में लॉ के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं सब इसके ऊपर आते हैं। शॉर्ट्स में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और लॉ के छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड हैं। अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कीजिए, अपने जितने भी जानकार हैं आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए, so that maximum people can get benefit out of this। Thank you so much and we also accept demanded videos। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है you can write in comment section। मैं अपना नंबर भी आप लोगों को दे चुकी हूँ 9953308400। आप इस नंबर पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की फाइल, वाइवा या किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज। थैंक यू।